जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आप जानते हैं इस समय इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है। हमास जो है क्या है, एक चरमपंथी संगठन है फ़िलिस्तीन का। फ़िलिस्तीन और हम इजराइल के पहले हम संघर्ष के बारे में जानेंगे, फिर ये जानेंगे कि हमास ने क्यों हमला कर दिया, और फिर हम ये जानेंगे आयरन डोम। आपने आजकल बहुत नाम सुना होगा आयरन डोम, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और फिर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि कौन सा ऑपरेशन इंडिया के द्वारा चलाया गया है इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। थोड़ी देर बाद, इस वीडियो को अपलोड होने के थोड़ी देर बाद वो वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इजराइल फ़िलिस्तीनी संघर्ष। तो अगर हम आधुनिक काल में बात करें, आधुनिक समय में इजरायली फ़िलिस्तीन संघर्ष की भूमिका कहाँ से बैठती है, जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऑटोमन साम्राज्य को हरा देता है। आप जानते हैं ऑटोमन साम्राज्य का राज्य रहता है फ़िलिस्तीन वाले स्थान पर। तो क्या होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है और उस विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार होती है और ब्रिटेन जो है वहाँ पर जीतकर फ़िलिस्तीन क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। तब ब्रिटेन के द्वारा एक बाल्फोर घोषणा की जाती। क्या नाम है घोषणा का? इस घोषणा का नाम याद रखिएगा, बाल्फोर घोषणा की जाती है 1917 में। इस घोषणा में क्या कहता है ब्रिटेन? ये कहता है कि हम इजराइलियों के लिए एक देश बनाएंगे, यहाँ पे इजराइलियों को भी बसाएंगे। तो जब ये 1917 में घोषणा करता है, और फिर क्या होता है 1922 से लेके 1935 तक पूरी दुनिया में जो यहूदी फैले हुए थे वो अपने देश के लिए, अपने देश के बनने पर या अपने देश को बनाने के लिए वो यहाँ पर फ़िलिस्तीन में आना शुरू कर देते हैं। तो 1922 से अगर 1935 तक कहा जाए तो लगभग 1.5 लाख यहूदी पूरे देश से इस तत्कालीन फ़िलिस्तीन वाले क्षेत्र में आते हैं और वहाँ पर अपने देश को बसाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, ये आगे बढ़ती है प्रक्रिया, फ़िलिस्तीन और वहाँ के लोग इसका विरोध करते हैं और 1948 तक, 17 मई 1948 तक ऐसी स्थिति बनती है कि ब्रिटेन के नियंत्रण से वो स्थिति बाहर हो जाती है। तो ब्रिटेन क्या करता है, जो उस समय 1945 में बना हो रहता है यूएनओ, उसके अंडर में इस जो ये केस रहता है, ये जो व्यवस्था रहती है यहूदियों को बसाने की, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच ये जो संघर्ष चल रहा रहता है, इसको ये संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप देता है और यहाँ से ब्रिटेन मुक्त हो जाता है और अब ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ पे चलने लगता है। तो क्या रहता है, जैसे अगर आप मैप को देखें, ये पूरा मैप यहाँ से लेके ये 1917 तक पूरा ऑटोमन साम्राज्य था पूरा का पूरा। फिर क्या रहता है, बाल्फोर घोषणा हो गई, हमने आपको बताया। तो इसमें कहा कि हम इजरायलियों को भी बसाने के लिए एक अलग से देश देंगे, ब्रिटेन ने कहा बाल्फोर घोषणा में। तो दुनिया भर से लगभग 1.5 लाख के आसपास 10-12 सालों में 1.5 लाख के आसपास यहूदी फ़िलिस्तीन वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सा इजराइल यहाँ पे बसा रहता है, ये कहा जाए थोड़ी सा इजराइल यहाँ पे बसा रहता है। 1917 की बात की जाए, फिर धीरे धीरे इजराइल और फ़िलिस्तीन में संघर्ष होता है और इजराइल का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता जाता है और फ़िलिस्तीन का जो क्षेत्रफल है वो घटता जाता है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे ये क्षेत्र, ये जो पूरा डार्क है, ये क्षेत्र भले फ़िलिस्तीन को, बाकी ये जो बचा हुआ क्षेत्र ये पूरा इजराइल कहलाता है। और ये जो केवल ये जो डार्क हैं, नीले आप देख रहे हैं, ये बस वर्तमान में फ़िलिस्तीन का क्षेत्र है। बाकी शेष जो है ये इस समय इजराइल का क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि इजराइल ने अपना कितना विस्तार कर लिया है। अगर हम फ़िलिस्तीन के बारे में बात करें तो ये जो इस तरफ का क्षेत्र है जॉर्डन से लगा हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वेस्ट बैंक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम वेस्ट बैंक कहते हैं। और ये जो इस तरफ भूमध्य सागर से लगा हुआ क्षेत्र है, इसे हम गाज़ा पट्टी कहते हैं। तो ये जो गाज़ा पट्टी है, यहीं पर जो है हमास ग्रुप अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए हैं। और वेस्ट बैंक में एक ग्रुप है जिसका नाम फतह गुट है। मतलब 2 गुट हैं एक तरीके से कहा जाए फ़िलिस्तीन में, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं फ़िलिस्तीन के और इजराइल को
मतलब फ़िलिस्तीन की स्वतंत्रता और इजराइल को समाप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। एक ग्रुप है हमास ग्रुप जो गाज़ा पट्टी में सक्रिय है, दूसरा है फतह गुट जो वेस्ट बैंक में सक्रिय है। लेकिन इन दोनों गुटों में क्या अंतर है? फतह गुट जो है वो बातचीत के द्वारा निष्कर्ष निकालना चाहता है कि बातचीत कर ली जाए तो इसमें निष्कर्ष निकल आए। लेकिन हमास गुट जो है हिंसा की गतिविधियों और हमलों के द्वारा ही इस मामले का सल्यूशन निकालना चाहता है। और अगर हम बात करें, ये जो फ़िलिस्तीन का क्षेत्र है यहाँ पे एक अल अक्सा मस्जिद है। अल अक्सा मस्जिद जो है इस्लाम की जो तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। दो मस्जिदें कहाँ हैं? दो सबसे बड़ी मस्जिदें कहाँ पे हैं? सऊदी अरब में है। और तीसरी जो सबसे बड़ी मस्जिद है जिसे अल अक्सा मस्जिद कहते हैं, ये कहाँ पे? यरूशलेम में ही स्थित है अल अक्सा मस्जिद। लेकिन ये अल अक्सा मस्जिद कहते हैं कौन वाले? फ़िलिस्तीन वाले। और इजराइल वाले इसे टेंपल माउंट कहते हैं। तो ये लोग अपने अपने धार्मिक प्रतीक के रूप में इसे मानते हैं। और ये यरूशलेम में स्थित है फ़िलिस्तीन वाले क्षेत्र में। ये हो गया संघर्ष की कहानी। आप लोगों ने सब जान ली कि क्यों संघर्ष चल रहा है। क्योंकि फ़िलिस्तीन जो है अपना देश पाना चाहता है और इजराइल जो है अपने बने बनाए देश को सुरक्षित रखना चाहता है। और हमास जो है हिंसा के द्वारा अपने देश को पाना चाहता है और इजराइल का विनाश करना चाहता है। और फतह गुट जो है बातचीत के द्वारा इस मामले को सुलझाना चाहता है। अगर हम हमास के बारे में थोड़ी सा और जानें तो हमास जो है, हमास क्या है? हमास के बारे में थोड़ी और जानें। ये गाज़ा पट्टी क्षेत्र पर सक्रिय है और एक प्रकार से चरमपंथी गुट है फ़िलिस्तीन का। इसमें सुन्नी लड़ाके मौजूद हैं। आप जानते होंगे मुस्लिमों में दो शिया और सुन्नी रहते हैं, तो इसमें सुन्नी लड़ाके मौजूद हैं और ये चरमपंथी गुट है। इसे विश्व के कई देशों ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। अगर हम हमास की स्थापना की बात करें तो 1987 में इसकी स्थापना होती है मौलवी शेख अहमद यासीन द्वारा। किसके द्वारा? मौलवी रहते हैं शेख अहमद यासीन द्वारा हमास ग्रुप की स्थापना होती है। इसका हमास ग्रुप की स्थापना का क्या उद्देश्य रहता है? फ़िलिस्तीन में इस्लामिक शासन की स्थापना करना और इजराइल का विनाश करना। अगर हम बात करें हमास तो गाज़ा पट्टी पर कब से सक्रिय है, तो 2007 से जो है गाज़ा पट्टी पर एक तरीके से कहा जाए सक्रिय क्या है? शासन कर रहा है गाज़ा पट्टी क्षेत्र पर। तो ये जो है ये हमास के बारे में बात हो गई। और जो संघर्ष चल रहा था इजराइल फ़िलिस्तीन का 1967 में एक लगभग 6 वर्ष एक काफ़ी बड़ा युद्ध होता है इजराइल और फ़िलिस्तीन के मध्य। तो इजराइल क्या करता है? मिस्र और सीरिया के भी कुछ क्षेत्र कब्जा लेता है। फिर क्या होता है? 1973 में एक योम किप्पुर का युद्ध होता है। इसे बहुत याद रखिएगा। कौन सा युद्ध होता है? योम किप्पुर का युद्ध होता है, जिसमें क्या रहता है? इजराइल पर हमला कर देते हैं मिस्र और सीरिया दोनों मिलकर। और शुरुआत में ये दोनों कुछ क्षेत्रों को जीतते हैं, लेकिन फिर इजराइल अपना कमबैक करता है और आश्चर्यजनक रूप से जीत दर्ज कर लेता है। ये युद्ध चलता है योम किप्पुर का 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 1973 के मध्य। इसे हम अक्टूबर युद्ध या रमजान युद्ध भी कहते हैं। इन सबको याद रखिएगा। अब हम ये जान लेते हैं कि हमास क्या करता है। हमास ने अचानक हज़ारों मिसाइलें दाग दी और किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर, और युद्ध की शुरुआत कर दी। मतलब एक तरीके से हमला कर दिया। यहाँ पे एक टर्म बहुत आप लोग को सुनने में मिल रहा होगा, आयरन डोम के बारे में। आयरन डोम क्या है? इजराइल की एक एंटी मिसाइल सिस्टम या एंटी मिसाइल टेक्निक है, जो अगर कोई हमला करता है बाहर से रॉकेट या मिसाइल के द्वारा तो उसको नष्ट करके देश की सुरक्षा करती है। तो कहा जाए कि इजराइल का जो आयरन डोम है यहाँ पर काम नहीं कर सका इस हमले में। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 20 से 30 मिनट में हमास ग्रुप द्वारा लगभग 5000 मिसाइलें और रॉकेट को लॉन्च किया गया अलग अलग दिशाओं से, इसलिए इनका आयरन डोम सिस्टम काम नहीं कर सका। अब हम आयरन डोम के बारे में जान लेते हैं। हमने आपको बताया आयरन डोम जो है एक एंटी मिसाइल टेक्निक है जो 2007 में इजराइल द्वारा विकसित की गई। अगर हम बात करें आयरन डोम की तो इसके 3 प्रमुख घटक होते हैं।
सबसे पहले आयरन डोम जैसे जहाँ पे सीमा पर जैसे तैनात कर दिया गया, इजराइल की सीमा पर मान लीजिए आयरन डोम तैनात कर दिया गया, इजराइल की सीमा पर ये आयरन डोम तैनात है। और मान लीजिए कोई जैसे हमास ने हमला किया है, अभी ये हमास ने मिसाइलें दागी, तो इसमें क्या रहता है, इसमें 3 घटक रहते हैं। क्या नाम है, आयरन डोम में क्या रहता है, पहला रहता है रडार, जो ट्रैक करेगा, देखेगा कि कोई मिसाइल या रॉकेट आ रहा है, उसको ट्रैक करेगा। और ट्रैक करने के बाद दूसरी जो प्रणाली रहती है हथियार नियंत्रण प्रणाली, इसमें दूसरा घटक जो रहता है वो रडार इसको बताएगा और इंटरसेप्ट मिसाइल को उसकी लाइव लोकेशन से जोड़ देगा, जो रॉकेट या मिसाइल आ रही होगी। फिर क्या रहता है, एक मिसाइल फायरिंग यूनिट रहती है इसमें, वो ट्रैक करने के बाद और लॉक करने के बाद वो अपने जो मिसाइल फायरिंग यूनिट से है एक जो भी 1 या 2 जो भी मिसाइलें आ रही होंगी उनको लॉन्च कर देगा। तो वो मिसाइल जैसे इधर से मान लीजिए हमास ने इधर से मिसाइल छोड़ी और आयरन डोम ने इधर से मिसाइल उसको ट्रैक करके छोड़ दी, तो ये दोनों टकराकर यहीं पर नष्ट हो जाएंगी, कोई भी हवा में ही ऊपर नष्ट हो जाती हैं, नीचे कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन इसमें क्या हुआ है, हमास ने लगातार अलग अलग दिशाओं से हज़ारों मिसाइलें छोड़ दी, लगभग 5000 मिसाइलें कहा जा रहा है। तो इसका जो आयरन डोम है इतनी मिसाइलों को एक साथ ट्रैक नहीं कर सका और ना ही एक साथ नष्ट कर सका, इसलिए इजराइल को भारी नुकसान यहाँ पर सहना पड़ा है। तो हमने आपको क्या बताया, आयरन डोम के 3 घटक, एक रडार जो मिसाइल का पता लगाता है और उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक करता है, दूसरा हथियार नियंत्रण प्रणाली, रडार को इंटरसेप्टर मिसाइल से जोड़ देता है उसके लाइव लोकेशन बता के, तीसरा रहता है मिसाइल फायरिंग यूनिट, जब हमें जो आने वाले रॉकेट या मिसाइल की हमने ट्रैक कर लिया, लाइव लोकेशन हमें पता चल रही है, तो हम अपने भी तरीके से अपने भी यूनिट से एक मिसाइल लॉन्च कर देंगे, जिससे वो मिसाइल उससे टकराकर उसे हवा में ही, दूसरी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दे। ये रहता है आयरन डोम टेक्निक। हमने आपको देखिए ये बताया था, रडार मिसाइल को पता लगाना, ट्रैक करना, हथियार नियंत्रण प्रणाली, रडार और इंटरसेप्टर मिसाइल को जोड़ना, और मिसाइल फायरिंग यूनिट मिसाइल लॉन्च कर लक्ष्य को सटीकता से भेजती है।